तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एनेटमी जिसका नाम है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज ऑर्गन का हम स्टार्ट कर रहे हैं एनेटमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो पेनक्रियाज पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है साथ में। ठीक है, इसका दोनों तरह से काम होता है। ये एंडोक्राइनल फंक्शन भी काम करता है और एक्सोक्राइनल भी करता है। ठीक है, ये एक ऐसा ग्लैंड ऑर्गन है जो एंडोक्राइन होके क्या करता है, रिलीज बहुत सारे हॉर्मोन्स, और एक्सोक्राइन होके कुछ डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है। ठीक है, तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम कैसा होता है। ये देखिए, दिस इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है एंडोक्राइन का। देखने में ऐसा लगता है जैसे पत्ता है। ठीक है, तो ये है एंडोक्राइन आपके सामने। इसके मेनली चार पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, एक होता है यहाँ पे नेक, नेक इधर दिखा नहीं हुआ है। ठीक है, एक हेड हो गया, एक यहाँ पे होती है नेक, एक होती है बॉडी, एक होती है टेल। ठीक है, हेड, नेक, बॉडी, टेल। ठीक है, और एक ये डक्ट होती है। इस वाली डक्ट को मेनली हम कहते हैं, जो ये वाली डक्ट होती है जो पेनक्रियाज से निकलती है, दिस वन, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट कनेक्ट होती है कॉमन बाइल डक्ट से। ठीक है, और बनाती है एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, देखो इधर बना देते हैं, देखिए पेनक्रियाज से एक डक्ट निकलती है, ये वाली डक्ट जिसको मेन पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और एक यहाँ से बिल्कुल इधर से एक छोटी सी असेसरी डक्ट भी निकलती है। ठीक है, ये क्या करती है, सीधा डायरेक्ट कनेक्ट होती है असेसरी डक्ट। इधर से देखिए, एक छोटी सी डक्ट, बिल्कुल छोटी सी डक्ट इधर से पीछे निकल के सीधा ड्यूोडेनम में कनेक्ट होती है। दो ओपनिंग होती है पेनक्रियाज से, एक मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, एक असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होती है ये कनेक्ट होती है, ऊपर से आ रही होती है कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है एम्पुला ऑफ वेटर। और ये एम्पुला ऑफ वेटर कनेक्ट करते हैं एक स्पिंटर से, जिसको बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडीआई। और ये स्पिंटर ऑफ ओडीआई कनेक्ट होता है ड्यूोडेनम से। ये आ गया ड्यूोडेनम, इधर है ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, दिस इज मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, this is common bile duct, this is ampulla of Vater, this is duodenum, and this is sphincter of ODI। ये है स्पिंटर ऑफ ओडीआई। ठीक है, अब बात करेंगे कॉमन बाइल डक्ट कनेक्ट होती है एक और डक्ट से लेफ्ट वाली साइड, जिसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये क्या है, सिस्टिक डक्ट। इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट, जो कनेक्ट होता है एक ऑर्गन से जिसका नाम होता है गोल ब्लैडर। इसका नाम क्या है, गोल ब्लैडर। ठीक है, अब ये सिस्टिक डक्ट आगे ऊपर कनेक्ट होती है एक और डक्ट से जिसका नाम होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट दो पार्ट के अंदर लास्ट में डिवाइड होती है, एक राइट हेपेटिक डक्ट और एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। बस ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे प्रेजेंट होता है आपका पेनक्रियाज, ऐसा होता है आपका पेनक्रियाज। ठीक है, इस तरह का पेनक्रियाज, ये सारा पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज से एक और डक्ट भी निकलती है इसके साइड से, इधर कहीं से एक और डक्ट निकलती है जो डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपके ड्यूोडेनम में। छोटी सी डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं असेसरी डक्ट। ठीक है, असेसरी डक्ट। ओके, एसेसरी डक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर पेनक्रियाज का। ओके, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट। ओके, इस तरीके से।
ठीक है, आपको इमेज बना दी गई है। ठीक है, तो पेनक्रियाज के बारे में पहले लिखते हैं। इट इज अ एंडो it is a endo and exocrinal glandular organ of leaf like structure। ठीक है, एक एंडो और एक्सोक्राइनल ऑर्गन है, ठीक है, एंडो एंड एक्सोक्राइनल ऑर्गन है जिसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है आपकी पेनक्रियाज। ठीक है, जो एंडोक्राइनल पार्ट है ये तो रिलीज करता है हार्मोन, और जो एक्सोक्राइनल पार्ट कर है ये रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, अब बात करते हैं पेनक्रियाज की पहले ग्रोस एनाटॉमी की। ठीक है, तो ग्रोस एनाटॉमी में सबसे पहले बात करते हैं पेनक्रियाज का वेट कितना होता है। तो इसका वेट होता है 60 से लेके 100 ग्राम तक का। ठीक है, 60 से लेके 100 ग्राम तक का। और फिर बात करते हैं इसकी लेंथ। इसकी लेंथ होती है 12 से लेके 15 सेंटीमीटर तक की। 12 से लेके 15 सेंटीमीटर तक की होती है इसकी लेंथ। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है एंडोक्राइनल, एक होता है एक्सोक्राइनल। ठीक है, मेनली एनाटॉमिकली हमने कितने पार्ट पढ़े हैं, एक हो गया हेड, एक हो गया नेक, एक हो गया बॉडी, एक होती है टेल। ठीक है, अभी हेड नेक बॉडी टेल में भी हेड के दो पार्ट होते हैं। एक बार इमेज देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जो हेड होता है ना, पेनक्रियाज का हेड होता है, हेड को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, हेड प्रॉपर और यूनसिनेट प्रोसेसर, अनसिनेट प्रोसेसर। ठीक है, अनसिनेट प्रोसेस, हेड प्रॉपर एंड अनसाइनेट प्रोसेस। ठीक है, हेड के भी दो पार्ट होते हैं, ना तो चार पार्ट हमने मेनली होते हैं, हेड नेक बॉडी टेल, और लेकिन हेड को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा गया है, अनसाइनेट प्रोसेस और हेड प्रॉपर। ठीक है, अब ये चीज, ठीक है, इसके अंदर हमने मेनली दो पार्ट पढ़े हैं, एक होता है एंडो, एक होता है एक्सो। एंडोक्राइनल पार्ट और एक्सोक्राइनल पार्ट। जो एंडोक्राइनल पार्ट होता है वो मिलके बना होता है टेल से, केवल मेनली टेल वाला पार्ट होता है एंडोक्राइनल। और टेल के अंदर एक सेल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल। ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, these are the main cells, these are the functional unit of एंडोक्राइनल पेनक्रियाज। अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन से एंडोक्राइनल पेनक्रियाज का फंक्शनल यूनिट है, तो वो है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, अब अगर ये पूछ लें कि कौन सा फंक्शनल, सबसे पहले तो एक्सोक्राइनल पार्ट कौन सा होता है, हेड हो गया, नेक हो गया, बॉडी हो गई, यानी कुल मिला के 99% पेनक्रियाज होता है एक्सोक्राइनल, और ओनली 1% पार्ट होता है आपका एंडोक्राइनल। ठीक है, तो हेड नेक बॉडी मिला के सारा बनाता है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, और केवल 1% टेल वाले पार्ट के अंदर होते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, जो बनाते हैं एंडोक्राइनल पेनक्रियाज। अब एक्सोक्राइनल पेनक्रियाज के अंदर भाई तीन पार्ट हो गए, हेड हो गए, नेक होगी, बॉडी होगी। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, इनके अंदर अगर बात करा जाए, इनके अंदर एक्सोक्राइनल पेनक्रियाज का अगर एमसीक्यू आ जाए, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सोक्राइनल पेनक्रियाज, तो अपने पास पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक सेल होते हैं जिनका नाम होता है एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स।
ठीक है, और इसको कीजिए आप हाईलाइट, एसिनार सेल्स और आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, एक्सोक्राइनल पेनक्रियाज। ओके, एक बार ये सुनो, इससे पहला लेक्चर आपने पढ़ा होगा स्टमक का। स्टमक के अंदर मैंने बताया था गैस्ट्रिक लाइपेज। स्टमक के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एक सेकेंड, एक बीच में एक चीज़ रह गई थी, गलत बता दी थी एक्चुअली, मेरे से मिस्टेक हुई थी। गैस्ट्रिक लाइपेज मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक वीक लिपोलाइटिक एंजाइम होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज एक वीक लिपोलाइटिक एंजाइम होती है, वो सिक्रीट करती है। ये सिक्रीट होती है कहाँ से? चीफ सेल से। लेकिन मैंने आपको गलती से लिखवा दिया पेराइटल सेल्स, तो पेराइटल सेल को कट करके एक बार चीफ सेल लिख लो। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया है। ठीक है, थैंक यू। अब बात करते हैं हम एनाटॉमी की पेनक्रियाज के। तो पेनक्रियाज की एनाटॉमी के अंदर एक और खास चीज है नोट करने वाली। ठीक है, कि ना जो पेनक्रियाज होती है ना, उसका अगर हम ग्रोस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पेनक्रियाज अपने को पता भाई पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेनक्रियाज पेरिटोनियल यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। तो पेनक्रियाज का जो पार्ट है ना, हेड, नेक, बॉडी, टेल, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। देखिए, मतलब मेरे क्या कहने का मतलब है, जो हेड है, जो नेक है और जो बॉडी है पेनक्रियाज की, ठीक है, पेनक्रियाज की हेड, नेक और बॉडी है, वो लाइज रेट्रोपेरिटोनियली। ठीक है, जो पेनक्रियाज की हेड, नेक और बॉडी है वो रेट्रोपेरिटोनियली प्रेजेंट होती है। रेट्रो मतलब बिहाइंड, पेरिटोनियल कैविटी के बिहाइंड प्रेजेंट होती है। बट टेल लाइज इंट्रापेरिटोनियली। लेकिन जो टेल है वो इंट्रापेरिटोनियल प्रेजेंट होती है। टेल पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होती है, लेकिन हेड, नेक, बॉडी पेरिटोनियल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चीज। ओके, अब बात सॉरी, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज। हर एक को अलग से पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज, जिसके अंदर सबसे पहले भाई, एक तो बात, कितने पार्ट थे? एक तो हेड था भाई। हेड के अंदर अपने को पता होना चाहिए, हेड इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन पेनक्रियाज। ठीक है, ये क्या है? मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैंसर फॉर्मेशन। मैंने आपको ऑन्कोलॉजी में पढ़ाया है कि हेड इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन पेनक्रियाज। ठीक है, उसके बाद जो हेड है, नेक है और टेल है, ये होता है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। ठीक है, ये चीज भी लिख लेते, वैसे तो लिखवा दिया है। हेड है, नेक है और बॉडी है, ये कैसा पार्ट है? ये एक्सोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाज का। ठीक है, इट इज द एक्सोक्राइनल पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। और वहीं टेल क्या है? एंडोक्राइन पार्ट। टेल क्या है? एंडोक्राइन पार्ट।
ये मैंने अभी आपको बता दिया, तीनों पार्ट्स के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है, ये चीज। ओके, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो ये थे 3 पार्ट मैंने आपको बता दिया। हेड के भी मैंने 2 पार्ट बता दिए हैं। हेड का भाई, हेड जो होता है पेनक्रियाज का, वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। इमेज में देखिए, जो आगे वाला पार्ट होता है हेड प्रॉपर बता दिया, और जो पीछे वाला होता है अनसाइनेट प्रोसेसेस। जो हेड है ठीक है, अनसाइनेट प्रोसेस, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। ओके, अब बात करते हैं हम आगे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइनल पार्ट की अलग से, ठीक है। एक तरफ लिख लेते हैं हम एंडोक्राइन पार्ट, और एक तरफ लिख लेते हैं हम एक्सोक्राइन पार्ट। एक तरफ है एंडोक्राइन पार्ट, एक है एक्सोक्राइन पार्ट पेनक्रियाज का। देखिए, एंडोक्राइन पार्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? टेल के अंदर, और ये कितना है? 1% है पूरे पेनक्रियाज का, ठीक है। यहाँ पे टेल के अंदर 3 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा, एंडोक्राइन में आपने पढ़े होंगे, ठीक है। सबसे पहले होते हैं अल्फा सेल्स, ठीक है। दूसरे होते हैं बीटा सेल्स, तीसरे होते हैं डेल्टा सेल्स। अल्फा, बीटा और डेल्टा। जो अल्फा सेल होते हैं ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम होता है ग्लूकागोन। वहीं जो बीटा सेल्स होते हैं ये एक और मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या था आपका? इंसुलिन। फिर जो डेल्टा हार्मोन होता है वो कंट्रोल हार्मोन होता है, जो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम होता है सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। ग्लूकागन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टेटिन, अल्फा, बीटा और डेल्टा, ठीक है। 1% होता है आपका पेनक्रियाज का एंडोक्राइनल पार्ट, ठीक है। वहीं अब मैं बात करूं एक्सोक्राइन पेनक्रियाज का, ये ज्यादातर प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पे? हेड में, नेक में और बॉडी में। हेड, नेक, बॉडी, ठीक है, तीनों जगह प्रेजेंट होता है। और ये होता है 99% पेनक्रियाज का। 99% पेनक्रियाज एक्सोक्राइनल फंक्शन करता है, बाकी करता है आपका एंडोक्राइन फंक्शन। यहाँ पे जो ज्यादातर सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक ही प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स, इस एसिनार सेल्स का एक ही काम है, ये रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूसेस जिसके अंदर पेनक्रियाज के सीक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है। ये पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है कौन? एसिनार सेल्स। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्लूकागन का काम। जो ग्लूकागन होता है ना वो सबसे पहले तो अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइनल पेनक्रियाज के। इसका काम क्या होता है? ये ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के अंदर बढ़ाता है, ठीक है। ग्लूकागन क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को। ये क्या करता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। वहीं इंसुलिन आपको पता ही है, इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज करता है
ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को। वहीं अगर बात करें सोमेटोस्टेटिन की, तो भाई ये एक टाइप का ना कंट्रोल हार्मोन है। क्या है? एक टाइप का कंट्रोल हार्मोन है। अगर बॉडी के अंदर भाई इंसुलिन का अमाउंट ज्यादा हो जाए, उस टाइम पे सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इंसुलिन के लेवल को कम कर देता है और ग्लूकागन के लेवल को बढ़ा देता है। जब ग्लूकागन का लेवल बढ़ जाता है तो ग्लूकागन को कम करके इंसुलिन के लेवल को बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ग्लूकागन के और इंसुलिन के लेवल को, ठीक है। और सोमेटोस्टेटिन स्टिमुलेट होता है बाय द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड, ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जिसको प्रोड्यूस करता है एसिनार सेल्स, हेड नेक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करके रिलीज करवाता है डायरेक्ट ड्यूोडेनम में। ड्यूोडेनम में दो तरीके से रिलीज हो सकता है, या तो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से या असेसरी डक्ट से, ठीक है। तो ये सिक्रीट करता है इसके अंदर, ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट इन ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम के अंदर रिलीज होते हैं दो तरीके से, या तो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा हो जाए, या तो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, या इनको रिलीज करा देते हैं हम बाई असेसरी डक्ट। या तो पेनक्रियाटिक डक्ट या असेसरी डक्ट, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी डक्ट के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस डायरेक्टली ड्यूोडेनम के अंदर रिलीज होता है, ठीक है, ये चीज। ओके, ये हमने एनाटॉमी देख ली है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे पेनक्रियाटिक जूस के बारे में, कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता क्या है, ये है क्या चीज, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या बताया आपको भाई, पेनक्रियाज के दो पार्ट है, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, एक एंडोक्राइनल एक एक्सोक्राइनल। एंडोक्राइनल केवल टेल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे एक सेल होते हैं जिसका नाम होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी तीन टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा ग्लूकागन को रिलीज करता है, बीटा इंसुलिन को रिलीज करता है। ग्लूकागन का काम होता है शुगर को बढ़ाना, बीटा का काम होता है इंसुलिन रिलीज करना, और इंसुलिन का काम होता है शुगर को घटाना। और वहीं डेल्टा सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है, जो इन दोनों हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। इस सारा का आप एक्सप्लेन्ड फंक्शन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सोक्राइनल पेनक्रियाज। एक्सोक्राइनल पेनक्रियाज के अंदर हेड नेक बॉडी आती है, जो पेनक्रियाज का 99% पार्ट है। ये यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल मेन फंक्शनल यूनिट सेल जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं एसिनार सेल्स। अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सोक्राइनल पेनक्रियाज, तो आंसर होएगा एसिनार सेल्स। अगर केवल ये पूछ ले कि पूरी पेनक्रियाज का क्या फंक्शनल यूनिट है, तो भी आंसर रहेगा एसिनार सेल्स, ठीक है। तो ये रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस दो तरह से रिलीज कर सकता है, इमेज के अंदर मैंने अभी बनाया भी था, या तो पेनक्रियाटिक जूस आ जाए वाया मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से, ठीक है, ये है ना अपनी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, इधर से आ जाए, या आ जाए असेसरी डक्ट से, ये ब्लैक वाली है असेसरी डक्ट। इन दो जगह से कहीं से भी पेनक्रियाटिक जूस बाहर निकल सकता है। कहां पे जाएगा, इधर, डी स्टैंड्स फॉर ड्यूोडेनम, बस। ओके, अब बात करते हैं ये पेनक्रियाटिक जूस क्या चीज है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द पेनक्रियाटिक जूस। अब बात करते हैं हम पेनक्रियाटिक जूस के बारे में, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है भाई, एक क्लियर ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पानी की तरह दिखने वाला सिक्रीशन होती है जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज रिलीज करता है। क्या है ये, एक क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है,
ठीक है, क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। ठीक है, ठीक है, क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका पीएच इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, एक सलाइवा हल्की ही एसिडिक होएगी और हाईली एसिडिक होएगा स्टमक का गैस्ट्रिक जूस। इसके अलावा आपको हर जगह पे अल्कलाइन जूस ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका पीएच रहता है 8 से लेके 8.3 तक, क्योंकि जो हाईली एसिडिक पीएच है ना गैस्ट्रिक जूस का, उसको कंपनसेट करने के लिए अब बॉडी हर जगह पे अल्कलाइन जूस बनाएगी, नहीं तो जहां पे भी वो पेनक्रियाटिक जूस, जहां से भी एसिडिक जूस लगेगा ना, हिट करेगा, वहां पे अल्सर बना देगा। तो जो इतना हाईली एसिडिक कंटेंट स्टमक के अंदर हो लिया ना, अब उसको काउंटर करने के लिए अब बॉडी हर जगह से उसको अल्कलाइनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ का पीएच होएगा 8 से लेके 8.3। अब बात करते हैं इसका डेली प्रोडक्शन कितना होएगा। डेली प्रोडक्शन, तो इसका डेली प्रोडक्शन होता है 1000 से लेके 1500 ml तक पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें कंटेन होती हैं, क्या क्या कंटेंट होता है इसका। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द कंटेंट्स। क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो 99.5% होता है यहाँ पे पानी। ठीक है, हर जूस के अंदर भी 99% पानी ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग 0.5% हो गए, उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर होते हैं आयंस, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट HCO3 यानी बाइकार्बोनेट। ठीक है, और खास बात इसके अंदर है, देखिए यह हाईलाइट करने वाली, जो पेनक्रियाटिक जूस का अल्कलाइन पीएच है ना, उसका कारण एक ही है, इसके अंदर बाइकार्बोनेट का प्रेजेंस होना। ठीक है, इसके अंदर लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड alkaline pH to pancreatic juice। ठीक है, देखिए अगर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसी पेशेंट को होता है ना, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को काउंटर करने के लिए एक ही ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है, वो होती है, उसको बाइकार्बोनेट दिया जाता है। बाइकार्बोनेट यानी HCO3। ठीक है, HCO3 को किस नाम से जाना जाता है, बाइकार्बोनेट के नाम से। ये क्या है, बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट का पीएच होता है एल्कनाइन। ठीक है, बाइकार्बोनेट, इट प्रोवाइड एल्कलाइन पीएच टू जूसेस। ठीक है, जिस भी चीज के अंदर हाई अमाउंट के अंदर बाइकार्बोनेट होगा वो अल्कलाइन ही होगी। हर चीज को अल्कलाइन बनाने का एक ही कारण मिलेगा आपको, बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस। ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके अंदर बहुत सारी इंजाइम्स भी होंगे। ठीक है, एक तो हो गया भाई वाटर, सबसे पहला कंटेंट। ठीक है, सबसे पहला कंटेंट हो गया वाटर, उसके बाद हो गई आयन। अब तीसरा मेन कंटेंट की बात करते हैं हम, वो है इंजाइम्स। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होंगी इंजाइम्स, और इंजाइम्स यहां पे प्रेजेंट होंगी 3 टाइप की। एक होगी प्रोटियोलाइटिक, एक होगी लिपोलाइटिक, एक होगी प्रोटियोलाइटिक, एक होगी लिपोलाइटिक, एक होगी अमायोलाइटिक। अमाइलोलाइटिक 3 टाइप की एंजाइम्स प्रेजेंट होती है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर, प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक और अमाइलोलाइटिक। ठीक है, ये तीनों एंजाइम्स प्रेजेंस होंगी, किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। अब इन तीनों एंजाइम को अलग से पढ़ते हैं।
क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। सबसे पहली देखो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, देखो ये होती क्या, एक बार ये देख लेते हैं। जो प्रोटियोलाइटिक होती है ना, नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटियो, प्रोटियो यानी प्रोटीन, लाइटिक मतलब तोड़ने वाली, प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम। लिपोलाइटिक, लिपो मतलब लिपिड, लिपिड यानी फैट, लाइटिक माने तोड़ने वाली। अमाइलो, अमाइलो मतलब कार्बोहाइड्रेट, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स। तो अब बात करते हैं सबसे पहली एंजाइम्स की, जिसका नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के अंदर सबसे पहली एंजाइम का नाम आ रहा है आपके सामने, जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि इसको जो भी प्रोटीन की चीज मिल जाएगी उसको तुरंत ब्रेक डाउन ये कर देगी। ठीक है, तो लेकिन इसको ओजन लग गया इसके पीछे, यानी ये इनएक्टिवेट फॉर्म में है, इसको अपना काम करने के लिए एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ये एक्टिवेट होती है स्मॉल, ज्यादातर नहीं, 99.99999% केवल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच के, इन प्रेजेंस ऑफ एंटीरोकाइनेज। एक प्रो एंजाइम होती है एंटीरोकाइनेज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटीरोकाइनेज नाम के एंजाइम होती है, उसकी प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होती है। ठीक है, सबसे पहले तो लिखो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, ये एक्टिवेट होती है इन प्रेजेंस ऑफ एंटीरोकाइनेज। ये एक्टिवेट होती है इन प्रेजेंस ऑफ एंटीरोकाइनेज, और एंटीरोकाइनेज इसको कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस के अंदर। ठीक है, यानी जब तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं पहुंचेगी इसको एंटीरोकाइनेज नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक और फीचर सुन लो, ये एक ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम है। ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब ये क्या करती है, अपने आप कई बार स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक्टिवेट होके आसपास के टिश्यू को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। ठीक है, ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम। अब लिखते हैं, जैसे ये क्या है, ट्रिप्सिनोजन है, इसको कन्वर्ट होना है किसमें, एक्टिव होने के लिए ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन किसकी प्रेजेंस में होंगे ये एक्टिव होएगी इन प्रेजेंस ऑफ एंटीरोकाइनेज। और इसको एंटीरोकाइनेज कहाँ पे मिला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के मिला है। ठीक है, ट्रिप्सिन, ये चीज। इसका एक और काम होता है, इट आल्सो कन्वर्ट, ये एंजाइम ट्रिप्सिन, कौन सी कह रहा हूं मैं, ट्रिप्सिन एंजाइम, इट ऑल्सो कन्वर्ट कैसिनोजन प्रोटीन ऑफ मिल्क इनटू कैसीन।
इनटू कैसीन। ठीक है, कैसीन में कन्वर्ट करती है। ये भी इसका एक फंक्शन है किसका, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, ट्रिप्सिन सॉरी एंजाइम का। और इसका सेकंड फंक्शन है इट also activate another enzyme of pancreatic juice। बस ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड एंजाइम का, सेकंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की, जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन। अब बात करते हैं इसका फंक्शन, तो एक लाइन में इसका फंक्शन खत्म, सेम फंक्शन एज ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन का फंक्शन था वही सेम इसका फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इसको एक्टिवेट होने, ट्रिप्सिन को जैसे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट होने के लिए, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए एंटीरोकाइनेज की जरूरत थी, लेकिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए ट्रिप्सिन की जरूरत पड़ेगी। यानी मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन। इसको कन्वर्ट होना है एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, यानी इसको बनना है काइमोट्रिप्सिन, इसको बनना है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए, इनएक्टिवेट से एक्टिव होने के लिए इसको यहां पे जरूरत पड़ेगी खुद ट्रिप्सिन के। ट्रिप्सिन खुद इसको काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा देगा। ठीक है, ये चीज ओके। तो ये है काइमोट्रिप्सिनोजन। अब ये आपकी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हो गई खत्म। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है हाईलाइट करने का, एक बार देख लेते हैं। एक तो पीएच है पेनक्रियाटिक जूस का, ठीक है, और बाइकार्बोनेट की वजह से ही अल्कलाइन पीएच बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो पता ही होगा, अल्फा क्या रिलीज करते हैं, बीटा क्या रिलीज करते हैं, डेल्टा क्या रिलीज करते हैं, तो पता ही है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट क्या है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ एसिनार सेल, चलो ये आप हाईलाइट कर चुके हैं हम, बस ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम खत्म, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप की एंजाइम, जिसका नाम है अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स। अमाइलोलाइटिक, अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स किस में हेल्प करती हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करने वाली एंजाइम होती है अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स। अब स्टार्ट करते हैं अमाइलोलाइटिक। अमाइलोलाइटिक एंजाइम एक ही होती है जिसका नाम होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, इसका काम एक ही नाम होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या होती है, ये क्या करती है, इट कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करती है स्टार्च को, स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, इनटू सिंपल शुगर यानी माल्टोज।
ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। स्टार्च क्या होता है? एक पॉली, ठीक है, पॉली सैकराइड है, और वही माल्टोज क्या है? एक डाइसैकराइड। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकराइड है, और वही माल्टोज क्या है? डाइसैकराइड। ठीक है, और ये माल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में फाइनली। ये पॉलीसैकराइड, ये डाइसैकराइड। ओके, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। देखिए क्या बताया मैंने, अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। स्टार्च था, ठीक है, स्टार्च यानी क्या है? एक टाइप का पॉलीसैकराइड है। यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब ये स्टार्च कन्वर्ट होएगा किस में? माल्टोज में। ये कन्वर्ट होएगा माल्टोज में, किसकी प्रेजेंस में? एक तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज, एक हमने सलाइवा के अंदर पढ़ाया था सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज का क्या नाम था? सलाइवरी अमाइलेज का क्या नाम था? पटाइलिन। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंजाइम्स ने काम करा इसको। ठीक है, या तो पटाइलिन इंजाइम कर दे इसको कन्वर्ट, या इसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज कर दे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक एंजाइम इसको क्या करेगी? माल्टोज में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, माल्टोज यानी सिंपल शुगर। सिंपल शुगर कैसे मतलब? ये क्या है? एक डाइसैकराइड है। ये क्या है? एक डाइसैकराइड। ठीक है, मैंने क्या बताया था? अब देखो सुनो, सलाइवा के अंदर मैंने बताया था, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होती है जिसका नाम सलाइवरी अमाइलेज होता है, जिसको हम पटाइलिन के नाम से जाना जाता है, जो क्या करती है? कुक्ड स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है सिंपल शुगर में। ठीक है, कुक्ड स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, सिंपल शुगर क्या था? डाइसैकराइड। डाइसैकराइड यानी माल्टोज। ठीक है, और मैंने एक चीज और बताया था पटाइलिन के बारे में, ये क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होती है। ठीक है, बस। अब देखिए, अब डाइसैकराइड यानी माल्टोज बन चुका है। अब माल्टोज के बाद क्या होएगा? अब इस माल्टोज को कन्वर्ट होएगा। माल्टोज तो डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होएगा, क्योंकि माल्टोज एक डाइसैकराइड है। इसको एब्जॉर्ब होने के लिए ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट एब्जॉर्ब होने के लिए ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम लगेगी, माल्टेज। और ये माल्टेज एंजाइम इसको मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस के अंदर होता है माल्टेज। ठीक है, तो इस तरह से अपने कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, अब एक एमसीक्यू देखिए। ठीक है, नहीं बाद में इस एमसीक्यू, एक बार एक एमसीक्यू लिखो, लेकिन इसका आंसर हम करेंगे बाद में। देखिए इधर लिख लेते हैं, इफ मेन पेनक्रियाटिक डक्ट and accessory duct is obstructed, then patient face problem in digestion of सीधी सी बात है भाई, एक पेशेंट है जिसकी पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों ऑब्स्ट्रक्ट होगी, उससे उसके अंदर किस चीज को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? ऑप्शन कहते हो, चलो ऑप्शन ले लो। एक हो गया प्रोटीन, बी हो गया फैट, और सी हो गया कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों में से क्या चीज के अंदर डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट? ठीक है, इसका आंसर एक बारी पहले हम ये पेनक्रियाटिक टॉपिक कंप्लीट कर लें, तब देखेंगे हम इसका आंसर। ठीक है, ये चीज अब ये थी आपकी अमाइलोलाइटिक एंजाइम, जो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है,
अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स। अब बात करते हैं हम थर्ड और लास्ट टाइप की एंजाइम जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है आपका लिपोलाइटिक एंजाइम। देखिए, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एक ही लिपोलाइटिक एंजाइम होती है जिसका नाम हमने सिंपली ले देना है पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज ये क्या करती है, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देती है। मैंने क्या बताया है, इमल्सिफाइड फैट, यानी फैट पहले इमल्सिफिकेशन होना चाहिए फैट का, और इमल्सिफिकेशन करती है बाइल। ठीक है, तो ये क्या करती है, इट कन्वर्ट इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड्स। ठीक है, ये इमल्सिफाइड फैट पे ही एक्ट करेगी, इसलिए पहले फैट का इमल्सिफिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज। और इमल्सिफिकेशन फैट का करेगा कौन भाई, ऑब्वियस सी बात है, बाइल करेगी। और बाइल कहाँ से आएगी, गाल ब्लैडर से आएगी। गाल ब्लैडर के पास कहाँ से आती है, लीवर से आती है। लीवर के कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, हिपेटोसाइट सेल प्रोड्यूस करते हैं, बस। ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब मैंने क्या बताया, सपोज करो हमने क्या करा, इसको सिंपल फॉर्म में एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फैट कंज्यूम किया, फैट किस फॉर्म में कंज्यूम किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसी होती है फैट की, ट्राइग्लिसराइड। आप न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, क्या है, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म के अंदर हमने क्या करा है, फैट कंज्यूम किया है। अब ट्राइग्लिसराइड है, अब ये ट्राइग्लिसराइड है यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर फैट हमने कंज्यूम किया है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड सबसे पहली बात तो कैसे होते हैं, हम कोई भी ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में फैट को कंज्यूम करते हैं तो क्या हम ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म के अंदर ही उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं बॉडी से, नहीं। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसका नाम होता है इमल्सिफिकेशन, यानी फैट के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, इनसोल्यूबल फॉर्म है। ठीक है, फैट की एक इनसोल्यूबल फॉर्म है, हम लिख सकते हैं, हाँ जी। ठीक है, तो जैसे ही हमने खाना खाया, खाना पहुंचा स्टमक में, स्टमक के बाद फैट खाया हमने, स्टमक जो फैट है वो पहुंचा हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद पहुंचा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में जाने के बाद यहाँ पे एक चीज एक्ट करेगी इस पे जिसका नाम होता है बाइल। ये बाइल क्या करती है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है और फैट को वाटर सोल्यूबल बना देती है। ठीक है, ये क्या करती है बाइल, लिखने को हम लिख सकते हैं। ठीक है, इट डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ फैट एंड मेक इट वाटर सोल्यूबल। ठीक है, बाइल क्या करती है, फैट के सरफेस टेंशन को रिड्यूस। सरफेस टेंशन क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर होता है, इनविजिबल प्रेशर होता है जो किसी भी फ्लूइड के सरफेस पे लगता है। ठीक है, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। आपने 11th-12th के अंदर फिजिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपके लिए उसको ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ने की बजाय इतना सा इंपॉर्टेंट है कि भाई सर्फ कि फैट यहाँ पे वाटर इनसोल्यूबल था, अब उसने बाइल ने क्या करा, वाटर इनसोल्यूबल को सोल्यूबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे बाइल ने क्या किया है, अभी भी ट्राइग्लिसराइड का ट्राइग्लिसराइड ही है, बस ये ट्राइग्लिसराइड अब वाटर सोल्यूबल बन चुका है। ये क्या चुका है,
ये बन चुका है अब वाटर सोल्यूबल, बस बाइल ने इतना सा काम किया है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ही है लेकिन अब वो वाटर सोल्यूबल बन चुका है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ही है। अब यहां पे एक्ट करेगी अपनी पैनक्रियाटिक लाइपेज, यहां पे काम करेगी अपनी पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, और ये पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी सिंपल फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म क्या है, मोनोग्लिसराइड। ये इसको कन्वर्ट कर देगी मोनोग्लिसराइड, और मोनोग्लिसराइड भी कभी डायरेक्टली कभी एब्जॉर्ब नहीं होते, मोनोग्लिसराइड को भी एब्जॉर्ब करने के लिए एक और स्टेज से गुजरना होगा, और ये फाइनली कन्वर्ट होता है इन द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और इसको कन्वर्ट करने का जिम्मा उठाती है इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का जिम्मा उठाती है इंटेस्टाइनल लाइपेज। इस तरह से अपनी बॉडी के अंदर फैट का डाइजेशन होता है। हम देखो सिंपल फॉर्म में बताएं, हमने क्या करा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म के अंदर फैट को कंज्यूम किया, हमने घी खा लिया, ठीक है, घी खा के घी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, वो एब्जॉर्ब होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में, ठीक है। उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए पहले तो वाटर सोल्यूबल बनना पड़ेगा, वाटर सोल्यूबल बनाती है बाइल, वाटर सोल्यूबल बन के उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, जो कन्वर्ट करती है पैनक्रियाटिक लाइपेज। उसके बाद उसको सिंपल फॉर्म से एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इंटेस्टाइनल लाइपेज का सहारा लेना पड़ेगा, और फाइनली ये एब्जॉर्ब हो जाएगा क्या, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में। अब आ जाइए आप अपने एमसीक्यू की तरफ। अगर इफ मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एंड एसेसरी डक्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड देन पेशेंट फेस प्रॉब्लम इन डाइजेशन ऑफ किस चीज, अगर पेशेंट के अंदर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी डक्ट दोनों ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, तो दोनों ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो उसके बाद पेशेंट के अंदर क्या, किस चीज के डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, प्रोटीन के, फैट की, या कार्बोहाइड्रेट के। देखिए दिस इज वेरी वेरी सिंपल, कार्बोहाइड्रेट को तो एलिमिनेट कर दो, कैसे, कार्बोहाइड्रेट को तो 50% कार्बोहाइड्रेट तो हमारा सलाइवरी अमाइलेज ही डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है, 50% कुक्ड स्टार्च को, 50% कुक्ड स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है माल्टोज में, और ये माल्टोज इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा चेंज हो जाता है ग्लूकोज में इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। तो पेनक्रियाज का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन हम लेते हैं भाई प्रोटीन की फॉर्म में, इसको एब्जॉर्ब होने के लिए चेंज होना होता है अमाइनो एसिड में, ठीक है, तो अमाइनो एसिड में चेंज होने के लिए प्रोटीन को क्या पैनक्रियाटिक एंजाइम के अलावा और कहीं से एंजाइम मिल रही है, नहीं मिल रही जी, ठीक है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए एंजाइम देखने को मिले, कहाँ मिल रही है, क्या ओरल कैविटी के अंदर कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम है, नहीं है। फिर बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर कोई एंजाइम है, हाँ जी बिल्कुल है, पेप्सिनोजन है, वो पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगी। अगर हम पेनक्रियाज को हटा भी दें तो पेप्सिनोजन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकती है। उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है, ठीक है, तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट कुल मिला के हो जाएगा। प्रॉब्लम जो आएगी ना वो आएगी फैट के डाइजेशन में। क्या ओरल कैविटी के अंदर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एंजाइम नहीं है, स्टमक के अंदर भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एंजाइम नहीं है, ठीक है, देखो फैट डाइजेस्ट भी थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है फैट को ही, ठीक है, क्योंकि मेन जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए अपने आप अपने पास एंजाइम होती है पैनक्रियाटिक लाइपेज होती है, ठीक है, वो क्या करती है ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करती है, ठीक है, ये चीज। ओके अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज का।
अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला तो डाइजेस्टिव फंक्शन। पेनक्रियाज डाइजेशन में हेल्प करता है। किस किस चीज़ के डाइजेशन में? कार्बोहाइड्रेट के भी, प्रोटीन के भी और फैट के डाइजेशन में भी। तीनों के डाइजेशन में हेल्प करता है पेनक्रियाज। ठीक है। उसके बाद सेकंड फंक्शन, क्योंकि तीनों के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। सेकंड, ये हाईली एसिडिक जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस का अल्कलाइन पीएच होता है। जैसे ही कंटेंट ड्यूोडेनम में पहुंचता है, तुरंत पेनक्रियाज स्टिमुलेट होकर अपना जूस को रिलीज कर देती है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सेकंड फंक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक काइम। जो काइम एसिडिक काइम पे, यानी जो एसिडिक कंटेंट स्टमक से ड्यूोडेनम में आता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। क्यों? ड्यू टू इट्स अल्कलाइन नेचर। एल्कलाइन नेचर किस वजह से है? क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट है? बाइकार्बोनेट। ड्यू टू इट्स एल्कलाइन नेचर, जिसकी वजह से ड्यूोडेनम है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर अल्सर डेवलप होने से रक्षा होती है, प्रिवेंट होता है। ठीक है। ओके, रक्षा कितना बड़ा वर्ड बोल दिया। ठीक है। तो प्रोटेक्ट होता है ड्यूोडेनम। ठीक है। तो थर्ड, उसके बाद है एंडोक्राइनल फंक्शन। पेनक्रियाज का रोल होता है कंट्रोल करने में क्या? शुगर। पेनक्रियाज कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे पेनक्रियाज के पूरी बॉडी के अंदर आपका शुगर लेवल कंट्रोल आता है। ठीक है। कौन रिलीज करता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर पार्ट होता है ना, टेल। ओके। तो ये थे आपके फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज टॉपिक हो गया फिनिश। थैंक यू।